गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम हिंदी 1 में चैप्टर 2 पढ़ेंगे जिसका नाम क्या है, वर्ण विचार। तो आज हम वर्ण विचार के बारे में जानेंगे कि वर्ण क्या है। व्याकरण में ध्वनि का अर्थ वर्ण होता है। ध्वनि का सामान्य अर्थ आवाज़ है। हमारे चारों ओर अनेक प्रकार की ध्वनियाँ हैं, जैसे बादलों की गरजने की ध्वनि, पशु पक्षियों की बोलने की ध्वनि, गाड़ियों की ध्वनि। परंतु इन ध्वनियों को हम वर्ण नहीं कहेंगे। सिर्फ वर्ण जो भाषा है जिसे मनुष्य बोलते हैं, बातचीत करने के लिए जो ध्वनियाँ निकालते हैं, उनके निश्चित अर्थ होते हैं, इन्हें ही हम वर्ण कहेंगे। हमें कुछ बात करने के लिए कुछ ध्वनियों का सहारा लेना पड़ता है। हमारे मुंह से जो भी आवाज़ निकलती है वही ध्वनि कहलाती है। तो आगे हम वर्ण के बारे में, वर्ण की परिभाषा के बारे में जानेंगे। वर्ण उस मूल छोटी से छोटी ध्वनि को कहते हैं जिसके टुकड़े ना हो सके। वर्ण को तोड़ा नहीं जा सकता। हम कह सकते हैं कि वर्ण भाषा के लिखित रूप की सबसे छोटी इकाई होती है, जैसे अ, ई, क, च, ट आदि। वर्णमाला वर्णों की निर्धारित क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्ण दो प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर जिन ध्वनियों के उच्चारण में हवा मुंह से बिना किसी रुकावट के निकलती है उन्हें स्वर कहते हैं। स्वरों को बोलने के लिए किसी अन्य ध्वनियों की सहायता नहीं ली जा सकती। हिंदी में 11 स्वर हैं, अ, आ, ई, उ, ऊ, री, ए, ओ। आयोगवा आ स्वर और व्यंजन का मिला जुला रूप, क्योंकि ये ध्वनियाँ अ की सहायता के बिना प्रयोग नहीं की जा सकती। स्वरों के भेद। स्वरों के दो भेद होते हैं। स्वर के भेद ह्रस्व, दीर्घ अ। ह्रस्व स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में बहुत कम समय लगता है उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। ये 4 होते हैं, अ, ई, उ, री। दीर्घ स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वरों की तुलना में अधिक समय लगता है उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। ये 7 होते हैं, आ, ई, उ, ए, ओ। व्यंजन। स्पर्श व्यंजन संख्या 25 है। क वर्ग, क, ख, ग, घ, उम। च वर्ग, च, छ, ज, झ, ञ। ट वर्ग, ट, ठ, ड, ढ, न। त वर्ग, त, थ, द, ध, न। प वर्ग, प, फ, ब, भ, म। अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन संख्या 4 है, य, र, ल, व। ऊष्म व्यंजन संख्या 4, तलव्य श, पेटकटा श, स, ह। संयुक्त व्यंजन संख्या 4 है, अक्ष, तार, ज्ञ, श्र। क जोड़, पेटकटा सा जोड़, अक्ष। त जोड़, र जोड़, त्र। ज जोड़, ञ जोड़, ज्ञ। तलव्य श जोड़, र जोड़, श्र। आयोगवा अंग और आह ये ना स्वर है और ना व्यंजन।
ये ध्वनियाँ अ की सहायता से बोली जाती है, इसलिए इन्हें अयोगवाह कहा जाता है। अनुस्वर अंग। अनुस्वर एक नासिकीय ध्वनि है। क, च, ट, त, प वर्ग के पंचम अक्षर अंतिम वर्ण के स्थान पर इनका प्रयोग होता है। आज मानक रूप में पंचम अक्षर को इसका रूप दिया गया है, जैसे पतंग, चंचल, संबंध, गंगा, संभव, बंदर आदि। विशेष: अनुस्वर के उच्चारण में जीभ कहीं न कहीं तालु से टकराती है। अनुनासिक चंद्रबिंदु। अनुनासिक एक नासिकीय ध्वनि है जिसके उच्चारण में जिह्वा का नहीं बल्कि नासिका और खुले मुंह का प्रयोग होता है, जैसे हंस, आँख, चांद आदि। विसर्ग आ। विसर्ग का प्रयोग ह की ध्वनि देता है। प्रयोग के समय इसका स्वरूप विसर्ग हो जाता है। इसका प्रयोग प्रायः शब्द के अंत में किया जाता है। यह ध्वनि संस्कृत में अधिक प्रयुक्त होती है। यह हिंदी में भी संस्कृत के ही यानी तत्सम शब्दों में प्रयोग की जाती है, जैसे प्रायः, अतः, मनस्थिति, संधि में विसर्गों का अधिक प्रयोग होता है। हम स्वर वर्ण के बारे में जान चुके हैं। अब हम आगे व्यंजन वर्ण के बारे में जानेंगे। व्यंजन। व्यंजन वे वर्ण होते हैं जिनका उच्चारण स्वरों के बगैर स्वतंत्र रूप से नहीं किया जा सकता। इसकी परिभाषा: व्यंजन वे वर्ण हैं जिनका उच्चारण स्वरों की सहायता के बिना नहीं हो सकता, यानी कि हम स्वरों के बिना व्यंजनों का उच्चारण नहीं कर सकते हैं। हमें स्वरों की ज़रूरत है व्यंजन को बोलने के लिए, उसका उच्चारण करने के लिए। हिंदी भाषा में कुल 33 व्यंजन हैं। इन्हें मुख्यतः 4 भागों में बांटा जा सकता है। तो आइए देखते हैं 4 भाग क्या क्या है। स्पर्श व्यंजन। जब किसी व्यंजन के उच्चारण के समय मुंह के कोई 2 भाग एक दूसरे से स्पर्श करते हैं तो उसे व्यंजन कहते हैं। स्पर्श व्यंजन कुल 25 है। इन्हें 5-5 भागों में बांटा गया है। ये 5 वर्ग मुख के अलग अलग हिस्सों के मिलने से निकलने वाले वर्णों को साथ रखकर बनाए गए हैं। उदाहरण के लिए त वर्ग के व्यंजन त, थ, द, थ तथा न का उच्चारण करते समय जीभ ऊपर के दांतों से टकराती है। स्पर्श व्यंजन के 5 वर्ग निम्न हैं: क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग। तो हम इस चित्र के माध्यम से हम समझ सकते हैं कि हमें किस तरह उच्चारण करते हैं, हम किस तरह मुंह से, दंत से, ओष्ठ से उच्चारण हम किस व्यंजन को करते हैं, हम इसे देखकर समझ सकते हैं। तो आगे हम अंतस्थ व्यंजन देखेंगे। ये अंतस्थ व्यंजन क्या है? ये पूर्ण रूप से व्यंजन नहीं होते हैं। अंतस्थ व्यंजन ये पूर्ण रूप से व्यंजन नहीं होते हैं। ये व्यंजनों और स्वरों के बीच की श्रेणी में आते हैं। ये 4 है, जैसे य, र, ल तथा व। ये अंतस्थ व्यंजन हैं। उत्क्षेपित व्यंजन। उत्क्षेपित व्यंजनों के उच्चारण में जीभ पहले पीछे की ओर जाती है, फिर तेजी से आगे की ओर आ जाती है। उत्क्षेपित व्यंजन मात्र 2 हैं, ड़ तथा ढ। ये स्पर्श व्यंजनों ढ तथा ढ के ही तीव्र उच्चारण हैं। आगे देखेंगे ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजनों के उच्चारण के समय मुंह से ऊष्मा, यानी कि ऊष्मा का अर्थ होता है गर्म, और वायु निकलती है।
यानी कि जब हम बोलते हैं तो वो रगड़ खा के हमारे मुंह से निकलती है, इसलिए इसे उष्मा या गर्म वायु निकलने के कारण इसे उष्म व्यंजन कहते हैं। ये कुल 4 है, तलव्य श, पेटकटा श, दंत स तथा ह। तो इस प्रकार हम चित्र के माध्यम से इसको पढ़कर और देखकर समझ सकते हैं। आगे हम वर्ण संयोग के बारे में देखेंगे। वर्ण संयोग की परिभाषा। तो देखते हैं कि वर्ण संयोग क्या है। जब कोई दो वर्ण स्वर एक व्यंजन मिलते हैं तो इनके मिलने की इस प्रक्रिया को वर्ण संयोग कहते हैं। अर्थात वर्ण दो है और दोनों स्वर एवं व्यंजन दोनों मिलते हैं, यानी कि मिलना क्या है, संयोग क्या है, जोड़ना। यानी कि हम जब दोनों को जोड़कर बोलते हैं तो वही वर्ण संयोग कहलाती है। ये क्या क्या है, एक है एक व्यंजन तथा एक स्वरों का संयोग और दूसरा दो व्यंजनों का संयोग। तो इसको देखते हैं कि किस तरह से इसका संयोग करके हम बोल सकते हैं। एक व्यंजन तथा एक स्वर का संयोग। किसी व स्वर की सहायता के बगैर व्यंजन का उच्चारण संभव नहीं है, अतः किसी भी व्यंजन के उच्चारण के लिए उसमें स्वर का मिश्रण आवश्यक है। लिखते समय जब किसी व्यंजन में स्वर ना मिला हो तो उसके नीचे हलंत लगा दिया जाता है। व्यंजन में स्वर जोड़ने के लिए मात्राओं का प्रयोग होता है, जिसके बारे में आप पहले ही पढ़ चुके हैं। उदाहरण के लिए क जोड़ अ जोड़ क तथा म जोड़ ई जोड़ क्या हुआ, बराबर क्या हुआ, मी। यहाँ क जोड़ अ बराबर क, यानी कि इसमें अ आ गया, क अ। तो क क्या है, व्यंजन वर्ण है और अ क्या है, स्वर। ये दोनों को जोड़ने से क बना, एक व्यंजन बना। और म जोड़ ई क्या हुआ, मी। आगे देखेंगे दो व्यंजनों का संयोग के बारे। जब कोई व्यंजन किसी व्यंजन से संयोग करता है तो दो प्रकार के व्यंजन समूह प्राप्त होते हैं, संयुक्त व्यंजन तथा द्वितीय व्यंजन। इसमें क्या है, एक संयुक्त व्यंजन और द्वितीय व्यंजन के बारे में हम देखेंगे तो हमें समझ में आएगी दो व्यंजनों का संयोग के बारे में। आगे हम संयुक्त व्यंजन के बारे में पढ़ेंगे कि संयुक्त व्यंजन क्या है। संयुक्त का अर्थ ही क्या है, जुड़ा हुआ, यानी कि इसमें दो व्यंजन जुड़े रहते हैं, दो व्यंजन के योग से बना है, इसीलिए इसे संयुक्त व्यंजन कहते हैं। और संयुक्त का अर्थ जुड़ा हुआ। जब कोई दो पृथक व्यंजन आपस में संयोग करते हैं तो संयुक्त व्यंजन का निर्माण होता है। जब कोई दो पृथक यानी कि अलग अलग व्यंजन आपस में जुड़े होते हैं तो उससे संयुक्त व्यंजन का निर्माण होता है, यानी कि एक नया संयुक्त अक्षर बनता है। जैसे हम देख सकते हैं, यहाँ अपना बुक में देखिए, तलव्य श जोड़ र क्या हुआ, यहाँ दोनों क्या है, दोनों अलग अलग व्यंजन है। तलव्य श जोड़ र क्या बना, एक व्यंजन बना दोनों जोड़ के, श्र। उसी प्रकार क जोड़ त कथ, स जोड़ न सन, र जोड़ म रम। संयुक्त व्यंजनों में व्यंजन के पीछे लगने वाली खड़ी रेखा को पाई कहते हैं। जो खड़ी रेखा होती है उसे हम पाई कहते हैं। सभी व्यंजनों के पीछे पाई नहीं लगती, जैसे ट ठ आदि पाई वाले व्यंजनों और पाई रहित व्यंजनों से संयुक्त व्यंजन बनने के नियम अलग अलग हैं। पाई वाले व्यंजनों के पीछे जब अन्य व्यंजन जोड़े जाते हैं तो इनकी पाई हटा ली जाती है। जैसे हम यहाँ देखेंगे, स में पाई लगा हुआ है, स जोड़ थ, स के नीचे जो है उसे हम पाई कहते हैं, स जोड़ थ सत। थ में पाई लगा हुआ है, थ जोड़ य थ्य। प जोड़ य, प में पाई है, प जोड़ य
पे, त जोड़िय ते। दो व्यंजनों में पाई नहीं होती, इन्हें हलंत के साथ बिना किसी परिवर्तन के जोड़ दिया जाता है। जैसे हम देख सकते हैं द जोड़ व द, द जोड़ ध दध, ह जोड़ न हन, द जोड़ य द। तो ये सब क्या है, द के नीचे जो लगा है ह के नीचे, तो ये हलंत है। हलंत को ही हम पाई भी कहते हैं। तो विशेष, नई लिपि में केवल वर्णमाला में प्रयुक्त 4 संयुक्त व्यंजन हैं। बस इसमें हम क्या है, संयुक्त अक्षर। नई लिपि जो है उसमें वर्णमाला में क्या है, 4 ही संयुक्त अक्षर हैं, जिसमें है अक्ष, त्र, ज्ञा तथा श्र। अक्ष, त्र, ज्ञा तथा श्र ही, ये 4 ही संयुक्त अक्षर हैं। जैसे श जोड़ र क्या होता है, श्र। ज जोड़ य ज्ञा, ज जोड़ य ज्ञा, ज्ञा का उच्चारण होता है। त जोड़ र त्र, क जोड़ पेटकटा श, अक्ष। अब द जोड़ ध को दध या ट जोड़ ठ को टठ नहीं लिखा जाता। तो इस प्रकार संयुक्त अक्षर के बारे में हमें समझ में आ गई होगी कि संयुक्त अक्षर किसे कहते हैं। ऐसे व्यंजन जो 2 व्यंजनों से मिलकर बनते हैं उसे ही हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं। र के विभिन्न प्रयोग। रेफ की मात्रा। यदि र स्वर रहित हो तो यह अपने बाद आने वाली व्यंजन के ऊपर र लगता है, जैसे कर्ण, आशीर्वाद आदि। पदेन की मात्रा। यदि र से पहले कोई अरहित व्यंजन होता है तो वह उसके पद से जुड़ता है, जैसे प्रखर, प्रथम, समुद्र आदि। जब स्वर रहित ट, ड आते हैं तो उनके बीच ठीक नीचे र उल्टा जुड़ता है, जैसे ट्रेन, ड्रामा, राष्ट्र आदि। री का प्रयोग। री का प्रयोग र के रूप में किया जाता है। यह मात्रा के पैरों में लगाई जाती है, जैसे नृप, गृह, वृक्ष। आगे हम वर्तनी तथा उच्चारण के बारे में जानेंगे। वर्तनी, इसे हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, स्पेलिंग। तो वर्तनी तथा उच्चारण के बारे में जानेंगे कि ये क्या है। शब्दों में अक्षरों का सही अनुक्रम वर्तनी कहलाता है। यानी कि जो वर्ड है उसको हम सही क्रम में सजाते हैं तो वही क्या होता है, वर्तनी, यानी कि स्पेलिंग। हम किस अनुक्रम यानी कि किस तरह से हम उसको सजाएंगे, किस तरह से हम बोलेंगे, सही रूप क्या है, यही वर्तनी है। यानी कि शब्दों में अक्षरों का सही अनुक्रम वर्तनी कहलाता है। भाषा को शुद्ध रूप में लिखने के लिए वर्तनी का सही प्रयोग अति आवश्यक होता है। जो हम भाषा बोलते हैं उसको शुद्ध रूप में लिखने के लिए ही हमको क्या है, सही शुद्ध वर्तनी का होना अति आवश्यक होता है। स्पेलिंग सही होना जरूरी होता है। भाषा के अक्षरों और शब्दों को बोलना, यानी कि जो भाषा है उनके जो हम अक्षर का उच्चारण करते हैं, हम किस तरह से उसको बोलेंगे, वही क्या है, उच्चारण कहलाता है। यानी कि भाषा के अक्षरों और शब्दों को बोलना ही उच्चारण कहलाता है। हिंदी भाषा में उच्चारण का अत्यंत महत्व है, क्योंकि इस भाषा में जैसा बोला जाता है वैसा ही लिखा भी जाता है। वर्तनी और उच्चारण एक दूसरे पर आश्रित हैं। अशुद्ध उच्चारण से अशुद्ध वर्तनी तथा अशुद्ध वर्तनी से अशुद्ध उच्चारण का जन्म होता है। उच्चारण और वर्तनी में कई प्रकार के अशुद्ध रूप होते हैं। आइए इनका अध्ययन करके हम जानेंगे कि किस तरह हम कुछ और ही बोलते हैं और कुछ और ही लिखते हैं। यानी कि हम कभी कभी शुद्ध नहीं बोल पाते हैं और वैसे ही हम अशुद्ध रूप से लिखते हैं। तो इसके बारे में हम
अपनी बुक में ही देख सकते हैं कि अशुद्ध और शुद्ध क्या है। जैसे कि अशुद्ध रूप क्या है, हम कभी बोलते हैं वहाँ कौन है, वहाँ कौन है, तो इसका क्या होगा, यहाँ कौन है ये अशुद्ध होगा, तो शुद्ध क्या होगा इसका, वहाँ कौन है। मुझे 100 रुपये मिले, तो इसका शुद्ध क्या होगा, मुझे 100 रुपये मिले। यह काम आसान नहीं है, यह काम आसान नहीं है, ये सही हुआ। तो हम कैसे बोलते हैं कि यह काम आसान नहीं है, तो ये क्या है, यह काम आसान नहीं है। दिवाली दियों का पर्व है, दिवाली दियों का पर्व है। इसमें क्या अंतर है, हम क्या बोलते हैं, दिवाली दियों का पर्व है, लेकिन हम ये सही क्या होगा, दिवाली दियों का पर्व है। यह कविता बहुत सुंदर है, सही क्या है, यह कविता बहुत सुंदर है। स्वर रहित व्यंजन का प्रयोग कैसे करेंगे, यदि आम भाषा में स्वर युक्त और स्वर रहित व्यंजनों का प्रयोग किया जाता है तो प्रायः अशुद्धियाँ होती है। जैसे हम देखेंगे, जैसे अशुद्ध रूप, मेरे भाई का नाम शत्रुघ्न है। शुद्ध रूप क्या है, मेरे भाई का नाम शत्रुघ्न है। फिर अशुद्ध रूप, मेरा कार्ड कहाँ है, मेरा काज कहाँ है। अशुद्ध रूप, तुमने कल कौन सी फिल्म देखी। शुद्ध, तुमने कल कौन सी फिल्म देखी। अशुद्ध, स्वर्ग तो अच्छे कर्मों से मिलता है। शुद्ध, स्वर्ग तो अच्छे कर्मों से मिलता है। अशुद्ध, वह बल्ब बदल दो। शुद्ध, वह बल्ब बदल दो। स से प्रारंभ होने वाली कई शब्दों के आगे अ या ई लगाकर इन्हें अशुद्ध बना दिया जाता है। जैसे आगे देखेंगे, अशुद्ध, मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। इसका शुद्ध क्या होगा, मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। यह भोजन तो बहुत स्वादिष्ट है। इसका शुद्ध क्या होगा, यह भोजन तो बहुत स्वादिष्ट है। अशुद्ध, गाड़ी स्टेशन पर पहुंच चुकी है। शुद्ध रूप क्या है, गाड़ी स्टेशन पहुंच चुकी है। अब हम देखेंगे व्यंजन संबंधी अशुद्धियाँ, यानी कि व्यंजन में क्या क्या अशुद्धियाँ होती है। बहुत बार गलत उच्चारण से व्यंजन के प्रयोग में भी अशुद्धियाँ आ जाती है। इनमें से सबसे अधिक अशुद्धियाँ र री के प्रयोग में आती है। जैसे शुद्ध, वज्रपात, वज्रपात, परिवर्तन, परिवर्तन, प्रणाम, प्रणाम, गृहस्थी, गृहस्थी। व्यंजनों के अपूर्ण ज्ञान से एवं अन्य भाषाओं और बोलियों के प्रभाव से भी तलव्य श, पेटकटा श, स, ह, ठ, ण की अशुद्धियाँ होती है। जैसे अशुद्ध, गणित, गणित, कुर्ता, कुर्ता, पानी, पानी, करुणा, करुणा, नमस्कार, नमस्कार, पेड़, पेड़, नष्ट, नष्ट। संयुक्त व्यंजनों के प्रयोग में भी कई अशुद्धियाँ होती है। जैसे शुद्ध, लक्ष्य, अशुद्ध, लक्ष्य, यज्ञ, यज्ञ, पुत्र, पुत्र। अशुद्ध में परीक्षा। शुद्ध क्या है, परीक्षा। अशुद्ध, परीक्षा। शुद्ध, छात्र। अशुद्ध,
छात्र, शुद्ध शन, अशुद्ध छन। अब देखेंगे अन्य अशुद्धियाँ। मिलते जुलते शब्दों के उच्चारण में प्रायः अशुद्धियाँ पाई जाती है, जैसे दीन, दीन, पड़ा, पढ़ा, भार, भर, जाति, जाति, चैन, चैन, बिन, बीन, लेटा, लेता, और, चले, चलें, बन, वन, शेर, सैर, ढाल, डाल, समान, सामान, है, हैं, आधी, आंधी, शोक, शौक, कल, काल, सो, सौ, मेला, मैला, दबा, दवा। इस प्रकार हम जिस तरह हम लिखते हैं उसका उच्चारण भी अलग तरीके से करते हैं, बोलते भी कुछ और ही है। जो सही रूप है उसका हम सही तरीके से बोल नहीं पाते हैं, उच्चारण नहीं कर पाते हैं। तो इसको हमको सही रूप से बोलने के लिए और लिखने के लिए जानना अति आवश्यक है कि हम शुद्ध रूप में किस तरह उच्चारण करेंगे और किस तरह हम लिखेंगे। अब हम आगे अनुनासिका, अनुस्वर और विसर्गों के प्रयोग में भी बहुत गलतियां की जाती है, इसके बारे में जानेंगे। जैसे अशुद्ध, दुख, दुख को हम कैसे लिखते हैं? दुख। प्राय, प्राय का प्राय। हंसना, हंसना। दांत, दांत। तो इस तरह ये सही और अशुद्ध और शुद्ध रूप है। तो किस तरह से हम बोलेंगे, किस तरह से लिखना है, ये आप अच्छी तरह से पढ़कर समझ लीजिए। आज हम वर्ण के बारे में क्या क्या पढ़े? वर्ण के भेद। वर्ण के दो भेद हैं, एक स्वर और व्यंजन। स्वर के भेद, इसमें से स्वर के 3 भेद हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और कुलुप्त स्वर। और व्यंजन के भेद, व्यंजन में कितने भेद हैं? 4, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, उष्म व्यंजन और उत्क्षेपित व्यंजन। तो हमें वर्णों के बारे में अच्छी तरह से जानकारी हो गई होगी और आप एक बार अपना बुक अच्छी तरह से पढ़ लीजिए, पूरा ज़रूर सब समझ में आ जाएगी।